हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आदिकाल की, और मैं आदिकाल के प्रकरण 1 को पढ़ाने जा रही हूँ। इसी तरह हम प्रकरण 2, 3 और 4 भी पढ़ेंगे, और जब आदिकाल पूरा फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो मैं फिर PYQs करवाऊंगी। आदिकाल पे से रिलेटेड जितने क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो ये सामान्य परिचय है। इसमें ये रामचंद्र शुक्ल के बुक का पेज है। तो अब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। प्राकृतिक की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक की जब अंतिम अवस्था चल रही थी, प्राकृतिक की 3 अवस्थाएं होती हैं, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। तो जब अपभ्रंश अपने अंतिम दौर में था, उस समय से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। इसमें कहा गया है कि जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से काव्य भाषा का पद समझा जाता है। पद होता है ना काव्य भाषा का, तो वो समझा जाता है। अपभ्रंश जो है प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक बौद्ध योग मार्गी सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों का मतलब है सिद्ध और नाथ से इसको जोड़ा गया है। और इनका जो देखिए इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, मुंज और भोज के समय से इसको लिया गया है। इनका टाइम जो बताया गया है वो 1050 से 1375 के आसपास का बताया गया है। उसके बाद इसमें यह भी है कि जनश्रुति के काल से कुछ जनश्रुति का काल का आरंभ और पीछे ले जाते हुए इसमें लिया गया है। ठीक है, मुझे फिलहाल इसमें जितना मैंने अंडरलाइन कर रखा है वही इंपॉर्टेंट लगा था। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दूसरा ये है कि इसका नाम वीरगाथा काल क्यों पड़ा। तो आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। इसमें धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधी हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। इसमें सिंपली इतना कहा गया है, राज दरबार में जो उनके आश्रित कवि होते थे, चारण होते थे, वो राजा की प्रशंसा किया करते थे। प्रशंसा में उनके जो वीरता की प्रशंसा किया करते थे। युद्ध में जो भी चीज जीतते थे, युद्ध से रिलेटेड उनकी जो भी प्रशंसा होती थी, उनके शौर्य की, उनकी वीरता की, तो उसको रासो कहा जाता था। उसी को लक्ष्य करते हुए, उसी को संबोधित करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नाम वीरगाथा काल रखा है। इस देखिए आदिकाल का जो प्रकरण 1 है बहुत ही छोटा है। इसमें ये सामान्य परिचय दिया गया है। पूरे आदिकाल का एक छोटा सा ओवरव्यू है ये। तो इसमें मुझे ये 2 ही चीज बस इम्पोर्टेंट लगी है। बाकी आप इस पूरे पेज को पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट स्लाइड मैंने इसमें आपको बताऊं तो ये रख रखा है। ये क्विक रिवीजन पर्पज से है, जैसे एग्जाम टाइम में। जैसे इसमें समय बता दिया है कि 1050 से 1375 ई तक का है, आदिकाल का समय है। और हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल, जिसे वीरगाथा काल की प्रधानता रही है। दूसरा ये है कि हिंदी गद्य की शुरुआत सिद्ध और नाथ दोनों परंपराओं से हुई है। गोरखनाथ सिद्धनाथ परंपरा, नाथ साहित्य, नाथ परंपरा, राउलवेल उति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तीसरा है वीर गाथा काल। क्यों? वीरों की गाथाएं इस काल का प्रमुख साहित्य हैं। युद्ध और शौर्य का वर्णन, राजाओं का गुणगान। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक की अंतिम अभ्रंश अवस्था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी गद्य साहित्य का शुरुआत हुई है। तीसरा इसमें मैंने अभी तो बस इतना ही है। तीसरा मैंने ये बता दिया कि इसके बाद भक्ति काल आता है, रीति काल आता है, फिर आधुनिक काल आता है। तो ये क्विक रिवीजन पर्पज से है। चलिए अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब प्रकरण 2 जो है वो मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।